हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या रीड किया कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, हर फील्ड में हमने उसके बारे में पढ़ा और हमने उसके स्कोप क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यहाँ से सही केमिस्ट्री जो हमारी है यहाँ से स्टार्ट होती है। जो लास्ट वीडियो थी हमारी सिर्फ वो है कि केमिस्ट्री में एंटर करने के लिए हमारी नॉलेज में होना चाहिए एक्चुअली में क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब भी कोई एक रिएक्शन होती है, जैसे कोई भी एक रिएक्शन हो रही है A + B और C + D, ये हमारा रिएक्टेंट्स हो गए हैं एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है। आई बात समझ में? जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है। उन्हीं रूल्स को हम क्या करते हैं, दीज सर्टेन रूल्स आर कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो, ईच केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, दीज रूल्स आर कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमारे 5 लॉज हैं जिनके बेस्ड पे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको फॉलो करती हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन एंड लास्ट वन इज द गै-लुसाक्स लॉ। अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। इनसे पहले सबसे पहले क्या, कुछ हमारे एटॉमिक्स नंबर हैं, कुछ एटॉमिक मासेस हैं, इनका माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहली रो है हमारी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम। ये रो थोड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड वाली भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थर्ड भी इससे तो इन दोनों से थोड़ी कम, फोर्थ इनसे कम। और ये एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट आपके माइंड में होने चाहिए जब हम ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं पढ़ते हैं। जैसे इनको याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन क्या होता है? 6, 12। ये क्या होता है? हमारा कार्बन का सिंबल होता है। ये होता है हमारा एटॉमिक मास। इसको हम A से डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है तो AC = 12, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। बात समझ? ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ZC = 6। ठीक है, तो इनको कभी भी हम इनको याद करते, जैसे हाइड्रोजन है 1, 1, तो इनको हम बोलते कैसे? पहले बोले हाइड्रोजन हमारा सेकंड नंबर पे एटॉमिक नंबर, थर्ड पे ये। जैसे कार्बन है 6 है 12, तो कैसे बोलेंगे? कार्बन 6, 12। इनको याद करने का तरीका, इनको आपको कैसे ही धीरे धीरे अपने माइंड में इनको याद करो। नेक्स्ट, जैसे कि हम अब देखते हैं जो कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑक्सीजन 8, 16। जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, और अब ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन का हमारा मास कितना होता है? 16 होता है, अभी बताया मैंने। तो जैसे अब क्या होता है, ऑक्सीजन कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मान लो अब हमने बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, तो जो ऑक्सीजन 2 का मास कितना होगा? 16 + 16 = 32। तो इसका ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि एटम और मॉलिक्यूल को हम कैसे समझेंगे, एटम क्या होता है और हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, एटम होता है वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल बोल सकते हो आप। एलिमेंट
स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आई बात समझ। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और एक मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ये दोनों दोस्ती करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसको हम मोलार मास भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कितने? कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन अभी कैसे याद किया था हमने? कार्बन 6 12। और ऑक्सीजन कैसे याद किया था? ऑक्सीजन 8 16। तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12 16 प्लस 16। तो टोटल का कितना हो गया? 16 प्लस 16 32 एंड 12 44। 44 हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास को हम AMU से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हमारी मीथेन है CH4, तो इसमें कितना हो गया? कार्बन प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H। कार्बन का 12 हाइड्रोजन 1 1 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया? 16। तो इस तरीके से जैसे HNO3 है, हमारा H2SO4 है, N2CO3 है। इन सब का मॉलिक्यूलर मास आप मुझे काउंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लॉज। देन फर्स्ट इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ ए मैटर। यह आप बहुत बार पढ़ा आपने आपके छोटी प्रीवियस क्लासेस में भी। देखो पहले क्या होता है, ये हमारा इन 1774 में केमिस्ट लेवोजियर ने दिया था। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ। देखो कोई भी रिएक्शंस हो रही है इज इक्वल टू आपकी होगी C+D। ये हो गए हैं आपके रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को R से डिनोट कर दिए, ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। तो इसने क्या, ये लॉ क्या कहता है कि जब हमारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनका मास है वो हमेशा जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके इक्वल होगा। आई बात समझ। जैसे हमारा WA, इसका मास हो गया WA, P का हो गया रिएक्टेंट का WP, इक्वल टू, ऑलवेज विल बी इक्वल टू WC प्लस WD। आई बात समझ। जो हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उनका मास हमेशा इक्वल होगा, जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। मैंने एक केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब एक केमिकल रिएक्शन को हम करते हैं, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मिलता हमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, या हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो जैसे हमारी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रूल, ये अभी मैंने आपको बताया। और क्या बोलते हैं, ये आपने ये बहुत बार पढ़ी है। इन ए केमिकल चेंजेस, जब भी कोई केमिकल चेंजेस होती हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड करते हैं, बट हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके डेली लाइफ का है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, आइस है, 1 ग्लास आइस है, जब ये मेल्ट होगी, मेल्ट कर देते हैं तो क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होगी, एक फॉर्म से, ये क्या थी सॉलिड फॉर्म में, ये क्या होगी हमारी लिक्विड फॉर्म में। तो क्या हुआ है कि हमारे सब्सटेंस ने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन हमारा मास का कोई लॉस नहीं हुआ, ये भी इतना ही है, ये भी इतना है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि मैटर को कभी ना तो ख़त्म कर सकते हैं ना हम उसको बना सकते हैं, सिर्फ उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक हमारा साइंटिस्ट था लैंडोल्ट, इसने क्या किया इस पे कि वाकई में ऐसा होता है कि हमारा जो जितना मास का प्रोडक्ट होगा उतना ही जो हमारा मास है जो रिएक्टेंट्स का भी उतना होगा। तो इसने लैंडोल्ट ने कम से कम 15 ईयर्स तक इस पे काम किया। फिर उसने क्या किया, एक इसको हम लैंडोल्ट ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या किया, इधर हमने NaCl का सोल्यूशन ले लिया है और इधर हमने सिल्वर नाइट्रेट का। तो इसने क्या किया, इसमें एक इधर डाल दिया। सबसे पहले इसने क्या किया कि विदाउट मिक्स करने से पहले इसने इनको तोल लिया, भाई ये कितना है। फिर उसने क्या किया, देखो ऊपर से ये दोनों की दोनों ग्लास ट्यूब है, ये एक बंद की हुई है। ग्लास को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके आसानी से उसको बंद कर सकते हैं। फिर इसने क्या किया, पहले इसको रिएक्ट करने से पहले, मिक्स करने से पहले, दोनों को मिलाने से पहले क्या किया उसने, पहले उन दोनों को तोल लिया, कितना मास आया वो नोट किया। फिर उसके बाद इसने इसको शेक करके मिक्स किया। फिर उसने दोबारा मास चेक किया तो उसने देखा कि जो मास ऑफ पहले था और जो मास बाद में आया है वो इक्वल आया है। आई बात समझ, इसको हम लैंडोल्ट ट्यूब बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से जो लॉज हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो बी पेशेंस, धीरे धीरे सब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमारा जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था इन 1799। ये रूल क्या कहता है हमारा, देखो सबसे पहले समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, देन आपको वर्ड टू वर्ड में बताती हूँ। वाटर सबको पता है। अब क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम होते हैं। हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। अभी मैंने पढ़ा है हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 16। ओके, तो अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन 2 है तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1:8। तो ये लोग क्या कहते हैं कि वाटर को हम किसी भी सोर्स से लेते हैं, किसी भी सोर्स को वाटर, जैसे हम सांस लेते हैं तो वहाँ से भी थोड़ी सी ड्रॉप्स आती हैं वाटर की, या किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को जब हम हीट करते हैं वहाँ से भी वाटर मिलता है। कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से भी हमें वाटर मिलता है। तो ये कहता है जी कहीं से भी हमें वाटर मिलता है, जो उसके एलिमेंट्स का मासेस होगा वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो होगा। मतलब कहीं का पानी ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1/8 होगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हो गए, एक का 16 2 32, ठीक है। 4 3 और 8। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा 3/8 होगा, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ही किसी भी सोर्स से लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या कहता है हमारा, द मास ऑफ देयर एलिमेंट, द मासेस ऑफ देयर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट्स का मासेस है हैव ए डेफिनेट रेशियो, उनका रेशियो हमेशा डेफिनेट होगा, वेदर दे रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी मेथड, चाहे उसको हम कैसे मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो भी वाटर मिलता है, और बेस की और एसिड की रिएक्शन करते हैं तो भी वाटर मिलता है। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से तो भी वाटर। तो ये किसी भी सोर्स से वाटर कर लो, वाटर का रेशियो हमारा 1/8 होगा हमेशा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 3/8 अभी मैंने बताया है आपको। और आपका ये होगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका रेशियो हमेशा 1/16। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका 1/16/32। तो इस तरीके से कोई भी जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें उसके एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा, उसको हम चेक कहीं से भी ऑब्टेन करते हैं, इट डजेंट मैटर। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले देखो इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आपके
दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, इसमें देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, फिर हम चेक करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का 12 और 16, 12 और इसमें 2 हो गए हैं 32। अब देखो ऑक्सीजन